हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th की इकोनॉमिक्स की बुक का, अर्थशास्त्र की बुक का चैप्टर 4 जो है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आप सभी को पता है आपके एग्ज़ाम्स बिल्कुल आपके सर पे हैं और आपके प्री बोर्ड तो आने ही वाले हैं, तो उस दौरान आपको सभी बच्चों को रिवीजन करने के लिए चैप्टर तो पढ़ना ही है। लेकिन एक प्रॉब्लम जो सभी बच्चों के साथ रहती है वो ये कि उन्हें कंटेंट तो पता होता है कि क्या क्या है इस चैप्टर में, उन्हें सब कुछ पता होता है, लेकिन क्वेश्चन के आंसर कैसे लिखने हैं वो बच्चों को नहीं पता होता और इस वजह से उनके मार्क्स भी कम हो जाते हैं। ठीक है, उनके मार्क्स नहीं आ पाते हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए मैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक स्पेशली कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी अपनी तरफ से। आपके जितने भी चैप्टर बोर्ड में आ रहे हैं उन सभी चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी बनते हैं उनके आंसर फ्रेम आपको कैसे करना है वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो स्पेशली ये वीडियो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, उनके लिए काफ़ी अच्छा कंटेंट मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स तक आपके हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए इसमें मैं ज़बरदस्त कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। तो आपका मोटिवेशन, आपका एक लाइक मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ अपने इस चैप्टर को। पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां। जैसा कि आपको पता है इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ही रोल है। हम एमएनसी के बारे में पढ़ेंगे, ये एमएनसी होती क्या है। ठीक है, तो देखो आपको नाम से ही पता लग रहा है, बहु यानी कि बहुत सारे, राष्ट्रीय मतलब बहुत सारे देशों की कंपनी। लेकिन यहाँ पर एक कंपनी है जो बहुत सारे देशों में अपनी उत्पादन संयंत्र स्थापित करती है, यानी कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश करती है। उसको हम बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां या मल्टी नेशनल कंपनी। एक बहुराष्ट्रीय कंपनी या बहुराष्ट्रीय निगम वह कंपनी है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व या नियंत्रण स्थापित करती है। उत्पादन का अपना अलग अलग संयंत्र स्थापित करती है, वहाँ पर अपना उत्पादन का नियंत्रण स्थापित करती है और वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन पूरे विश्व के स्तर पर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंडिया की कंपनी है तो उसका उत्पादन सिर्फ इंडिया में होगा, ऐसा नहीं है। वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन वो इंडिया की कंपनी अमेरिका में भी कर सकती है, ब्रिटेन में भी कर सकती है, यूरोप में भी कर सकती है। ठीक है, उत्पादन प्रक्रिया को छोटे भागों में विभाजित किया जाता है और दुनिया भर में फैलाया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया को छोटे भागों में फैलाया जाता है से इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि एक कार मेरे को बनानी है और उस कार के मैं क्या कर रही हूँ कि जो शीशे लग रहे हैं वो तो मैं अमेरिका में बनवा रही हूँ, पहिए मैं जर्मनी में बनवा रही हूँ, इसमें लगने वाली हेडलाइट्स मैं ब्रिटेन में बनवा रही हूँ। तो उत्पादन की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग एरिया में विभाजित होती है, बटी हुई होती है और फिर उनका उत्पादन करके बहुत बड़े लेवल पे बहुराष्ट्रीय कंपनियां लाभ अर्जित करती हैं। और इस तरीके से देखा जाए तो एमएनसी जो है ना, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, इन्होंने वैश्वीकरण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। वैश्वीकरण क्या होता है? यही तो होता है जब दो देश आपस में जुड़ते हैं, दो ही नहीं बल्कि बहुत सारे देश आपस में जुड़ जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे बहुराष्ट्रीय कंपनी को क्या फ़ायदा होता है, वो अपने अलग अलग हिस्सों में उत्पादन गतिविधियां लागू करती हैं, तो उसकी वजह से कैसे उनको लाभ मिलता है। तो देखेंगे हम कैसे लाभ प्राप्त करते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उन क्षेत्रों में ही अपना उत्पादन के लिए कार्यालय व कारखाने स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम मिल जाए। अब आप खुद सोचो, मैं एक कंपनी लगाना चाहती हूँ तो मैं ऐसी जगह कंपनी थोड़ी लगाऊंगी जहाँ पर मेरे को लोगों से काम करवाना बहुत महंगा पड़ रहा है। नहीं, मैं ऐसी जगह अपनी कंपनी लगाऊंगी जहाँ पे बहुत सस्ते दरों पे मेरे को मजदूर मिल जाएंगे, वह अन्य संसाधन जिसमें आपका बिजली, पानी, इलेक्ट्रिसिटी, गवर्नमेंट की पॉलिसी, मार्केट वगैरह ये सब चीज़ें आ जाएंगी। गवर्नमेंट की पॉलिसी मतलब सरकार की नीतियाँ। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उत्पादन की लागत कम हो और बहुराष्ट्रीय कंपनियां अधिक लाभ अर्जित कर सके। यही कारण है कि बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत जैसे विकासशील देशों में आती हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम दरों पर काम करने के लिए मजदूर मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पढ़े लिखे इंजीनियर भी हैं जो अच्छे से इंग्लिश बोलते हैं और बहुत कम दरों पे वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही कारण है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ विकासशील देशों में, गरीब देशों में आके अपने संयंत्र लगाती हैं, अपनी उत्पादन गतिविधियां प्रारंभ करती हैं और अधिक से अधिक लाभ अर्जित करती हैं। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो हमारा आज विश्व का व्यापार हो रहा है, हम कुछ भी इंडिया से ले रहे हैं, कुछ भी चाइना से ले रहे हैं, वो सब कुछ जो हो रहा है, उत्पादन का जो एक जगह से दूसरी जगह लेन देन हो रहा है, ये जो पूरा लेन देन है, व्यापार जो है पूरे विश्व का, इसको कौन नियंत्रित करता है?
ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा है वह कौन सा संगठन है जो विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के उदारीकरण पर जोर देता है, जो चाहता है कि सभी लोग, सभी कंट्री के, सभी वर्ल्ड की कंट्रीज आपस में जुड़ें, एक दूसरे के साथ व्यापार करें, उदारीकरण को जोर देता है, उदारीकरण पे बल देता है। तो वो है आपका विश्व व्यापार संगठन, जिसको WTO बोला जाता है। WTO क्यों बोलते हैं WTO, तो इंग्लिश में याद करना थोड़ा सा आसान रहेगा। वर्ल्ड, W से वर्ल्ड, T से ट्रेड, ट्रेड मतलब क्या होता है व्यापार, और O से मतलब हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब WTO, विश्व व्यापार संगठन। ये एक ऐसा संस्था है जो पूरे विश्व में काम कर रही है और ये जोर देती है कि सभी देश अब व्यापार करने के लिए बाधाएं उत्पन्न ना करें, आयात कर या निर्यात कर ना लगाएं, ताकि बाहर के कंट्री वाले भी आपके देश में आके अपना सामान बेच पाएं। इसे बोला जाता है उदारीकरण, और इससे वैश्वीकरण की प्रक्रिया और तेज हुई है। तो WTO ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब अगर हम विश्व व्यापार संगठन की बात करें तो विश्व व्यापार संगठन से आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, MCQ फॉर्म में भी क्वेश्चन बन जाएंगे, तो आपको इसकी एक एक डिटेल पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, और इसकी स्थापना से पहले विश्व व्यापार संगठन नहीं था, बल्कि इसकी स्थापना से पहले गेट नाम का एक संगठन हुआ करता था, जिसे बाद में समाप्त करके विश्व व्यापार संगठन को बनाया गया था। गेट की फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप ध्यान रख सकते हैं, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, क्योंकि पेपर में ये पूछ सकता है कि विश्व व्यापार संगठन का प्राचीन नाम क्या था। ऐसे प्राचीन तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन एक नई संस्था है जो गैट को समाप्त करके बनी थी। ऐसा नहीं हुआ था कि गैट का रूप बदल गया था। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। स्विट्जरलैंड का एक शहर है। वर्तमान में इसमें कुल 164 देश इसके सदस्य हैं, और इसको इंग्लिश में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब अगर हम बात करें विश्व व्यापार संगठन क्यों बनाया गया, क्या उद्देश्य था इसका, तो इसका उद्देश्य यही था कि विश्व के सभी देश आपस में मुक्त व्यापार करें। मुक्त व्यापार मतलब अगर मैं इंडिया से कोई सामान चाइना में बेच रही हूँ, तो चाइना वाले मेरे से ज़्यादा पैसा टैक्स के तौर पे ना लें। ठीक है, सिमिलरली चाइना वाले अगर अपना कोई भी सामान अमेरिका में बेच रहे हैं, तो अमेरिका वाले ज़रा टैक्स ना लें। यानी कि टैक्स फ्री आपका व्यापार हो, मुक्त व्यापार हो, आपका बिल्कुल खुले तौर पे व्यापार हो। इससे क्या होगा? आपस में लेन देन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित नियम बनाना। अब आपको पता है पूरे विश्व में अगर अलग अलग देश व्यापार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ लड़ाइयाँ हो सकती हैं, कुछ नियमों की ज़रूरत होगी, तो वो नियम विश्व व्यापार संगठन ही बनाता है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि विदेशी व्यापार का मूल कार्य क्या होता है। विदेशी व्यापार क्या होता है? जब हम इंडिया के लोग अमेरिका के लोगों के साथ लेन देन करते हैं, ठीक है, हम ब्रिटेन के लोगों के साथ लेन देन करते हैं, ऐसे ही विश्व के अलग अलग देशों के साथ जब हम लेन देन करते हैं, अपना लाभ अर्जित करते हैं, एक दूसरे को कंपटीशन देते हैं, प्रतिस्पर्धा करते हैं, यही मूल कार्य होता है विदेशी व्यापार का। तो अपने आंसर को आप कैसे लिखेंगे? विदेशी व्यापार उत्पादकों के लिए घरेलू बाजार में, यानी कि अपने ही देश के बाजारों से आगे पहुंचने का अवसर पैदा करता है। इट्स मीन, अगर मान लीजिए इंडिया में टाटा की कंपनी है, और उसी दौरान इंडिया में फोर्ड नाम की एक नई कंपनी आ जाती है, जो कि अमेरिका की कंपनी एक्चुअल में है, फोर्ड की। ठीक है, फोर्ड नहीं, फोर्ड। तो जो फोर्ड कंपनी है ये कार बनाती है, राइट। फोर्ड अगर आ जाती है इंडिया में, तो ऐसे में क्या होगा? फोर्ड की टेक्नोलॉजी अगर अच्छी होगी, तो ऐसे में तो टाटा को अपने आप को और अच्छा करना पड़ेगा, वरना कोई टाटा का सामान खरीदेगा नहीं। तो इससे क्या हुआ? इससे जो देशी कंपनी थी ना भारत की, टाटा, उसको प्रतिस्पर्धा मिली, उसको कंपटीशन मिला, तो इससे वो और आगे बढ़ने को प्रेरित होगी। उत्पादक ना केवल देश के भीतर स्थित बाजारों में अपनी उपज को बेच सकते हैं, यानी कि अपने सामान को सिर्फ आपको अपने देश में नहीं बेचना है, बल्कि दुनिया के अन्य देशों में स्थित बाजारों में भी जाकर आप अपने सामान को बेच सकते हैं और प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन कर सकते हैं। तो आपको अपना आंसर इस तरीके से लिखना है। आपको कोशिश करनी है कि आप अपने पेपर के आंसर्स में ना बहुत ही कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा बातें लिखें। फालतू की चीज़ें मत लिखना। ये मत सोचना कि आप कुछ भी लिख दोगे एग्जामिनर नहीं पढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है। तो इस भूल में आप मत रहिएगा, ठीक है। और ये मत सोचना कि भाई मैंने तो आज 10 पेज का आंसर लिख के आया एक क्वेश्चन का, तो मेरे को तो पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं है, क्या पता आपने वहाँ पे बकवास बातें लिखी हो, तो क्या टीचर नंबर देगा? नहीं देगा, वो काट और देगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने आंसर को साफ सुथरा लिखेंगे, छोटा लिखेंगे, क्लीन लिखेंगे, लेकिन और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अपनी बातों को लिखने की कोशिश करनी है। आपको बिल्कुल बुक की लैंग्वेज याद नहीं करनी है, आप अपने तरीके से बना के लिखिए, लेकिन ऐसा नहीं कि आप जनरली जो लैंग्वेज बोल देते हो वही लिख देंगे पेपर में।
अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि क्या फ़र्क पड़ जाता है। पता है क्या होता है, देखो एक ही क्वेश्चन का आंसर आपको भी पता है और आपके दोस्त को भी पता है, लेकिन अगर आपके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं या आपके दोस्त के मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं और आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो दोनों के बीच में पता है अंतर कहाँ पे होता है? आंसर तो दोनों सेम लिख रहे हो, लेकिन आंसर को लिखने का तरीका हो सकता है आपके दोस्त का ज़्यादा अच्छा हो और आपका आंसर लिखने का तरीका उतना अच्छा ना हो जिस वजह से आपके मार्क्स कम आते हैं। आप खुद सोचो ना, जो बच्चे 90 प्लस लेकर आ रहे हैं और जो बच्चे सिर्फ 40 प्लस लेकर आ रहे हैं, क्या दोनों के आंसर अलग अलग होते हैं? क्या ये बिल्कुल, अगर राम मर गया है तो क्या ये राम को जिंदा करके आएंगे? नहीं, ये भी लिख कर आएंगे ना कि भाई राम मर गया है। लेकिन एक आंसर लिखने का जो सही तरीका होता है वो इन बच्चों का होता है अच्छा, इसलिए इनके मार्क्स ज़्यादा आते हैं। यही अंतर पड़ जाता है आंसर लिखने में। तो आपको अपने आंसर को बहुत अच्छा लिखना है, ठीक है। मैं आपके बोर्ड एग्जाम से पहले ये ज़रूर बताऊंगी आपको अपने आंसर लिखते दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो कम शब्दों में हम ज़्यादा से ज़्यादा बातें कहेंगे, ये हमारा मेन मोटिव होना चाहिए एग्ज़ाम में। इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वैश्वीकरण के युग को प्रोत्साहित करने के लिए परिवहन का क्या योगदान रहा है? तो सही बात है, अगर आज के समय में एरोप्लेन ना होते, कार नहीं होती, बसेस नहीं होती, तो आप क्या एक जगह से दूसरी जगह जा सकते थे? पैदल तो पॉसिबल नहीं है इतनी दूर जाना, ठीक है। अगर चले भी गए तो वापस आना कितना मुश्किल है, पूरी तो ज़िंदगी आपकी ऐसे चलते चलते निकल जाएगी, ठीक है। तो वैश्वीकरण आज अगर संभव हुआ है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत मुख्य योगदान है हमारे परिवहन और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्निक का, टेक्नोलॉजी का, ठीक है। पिछले 50 वर्षों से परिवहन प्रौद्योगिकी में कई सुधार हुए हैं। इससे कम लागत पर यानी कि कम खर्चे में आप बहुत लंबी दूरियों को बहुत कम समय में तय कर सकते हैं और उनकी डिलीवरी संभव हो पाई है, इसलिए लेन देन संभव हो पाया है और उस लेन देन की वजह से वैश्वीकरण आज हमारे को पूरे विश्व में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के युग में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? आपको पता है मैं जितने भी आपको ये क्वेश्चन कराई रही हूँ, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो सीबीएसई ने लगातार पिछले सालों में आपसे पूछे हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को इग्नोर मत करिए, क्योंकि आपको पता है बुक तो सबकी सेम ही है, क्वेश्चन भी आपसे सेम ही पूछे जाएंगे, राइट। थोड़ी बहुत लैंग्वेज की चेंजेस हो सकते हैं तो हो सकते हैं, वरना आपके क्वेश्चन का आंसर सेम ही रहने वाला है। तो आप बहुत ध्यान से इन वीडियोस को देखेंगे जो मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ। मैं काफ़ी रिसर्च कर रही हूँ इसके ऊपर और फिर आपके लिए ये ला रही हूँ, तो काफ़ी मेहनत लगती है, तो इसको प्लीज़ ज़ाया मत होने दें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, यानी कि जो हमारा आज देखते हो मोबाइल हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। इंटरनेट का ज़माना है, इलेक्ट्रॉनिक का ज़माना है, प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी इंडस्ट्री कितनी तेज़ी से फ्लॉरिश हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इन सब का क्या योगदान रहा है वैश्वीकरण के युग में? हाँ, वैश्वीकरण के युग में, ठीक है। हाल के दिनों में दूर संचार यानी कि दूर से आप जो बातचीत कर पाते हो उसको दूर संचार बोलते हैं। कंप्यूटर इंटरनेट के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी तेज़ी से बदल रही है, टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो रही है। दूर संचार सुविधाएं जैसे कि टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स आदि दूरस्थ क्षेत्रों में भी संचार करने में मदद करती हैं, और इसी संचार की वजह से ही आज संभव है कि अमेरिका में क्या हो रहा है आपको चंद मिनटों में पता लग जाता है। ये क्वेश्चन आप इसके ऊपर मार्क कर लेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड है। व्यापार अवरोध क्या होते हैं? सरकार अपने देश के उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए व्यापार अवरोधकों का इस्तेमाल करती है। अब ये क्या होते हैं व्यापार अवरोधक? तो देखिए, सरकार द्वारा आयात पर लगने वाले कर को व्यापार अवरोधक कहा जाता है। आयात क्या होता है ये भी समझ लीजिए। दो टर्म होती हैं, एक तो होता है आयात और एक होता है निर्यात। तो आयात का मतलब होता है जब मैं अपने देश का बना हुआ सामान बेचती हूँ बाहर, ठीक है, तो इससे तो मेरे को पैसा मिल रहा है, राइट। और आयात का मतलब होता है कि जब जो चीज़ मेरे देश में नहीं बनती है उसे मैं बाहर के देशों से खरीदती हूँ, ठीक है। तो खरीदती हूँ तो बदले में पैसा देना पड़ता है, यहाँ पे मेरा खर्चा हो रहा है। तो जब सरकार चाहती है कि आप बाहर के देशों का सामान ना खरीदें, इसकी सरकार क्या करती है, आयात करने वाली वस्तुओं पर ना एक बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स लगा देती है, एक अत्यधिक कर लगा देती है, जिससे वो सामान, बाहर से खरीदा हुआ सामान बहुत महंगा हो जाता है और फिर आप उसको नहीं खरीदते हैं। आपके देश में जो भी होता है आप उसी को खरीदते हैं। ऐसा करके सरकार कोशिश करती है कि जो सरकार के देश के खुद के देशीय उद्योग हैं उनको बढ़ावा
दिया जाए। इसी को बोलते हैं व्यापार अवरोधक। ठीक है, सरकार के द्वारा आयात पर लगने वाले कर को व्यापार अवरोधक कहा जाता है। इसे अवरोधक कहा जाता है क्योंकि कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, और किसके ऊपर लगाए जाते हैं? आयात के ऊपर। और आयात क्या होता है? जब हम बाहर के देशों से कोई भी सामान खरीदते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर रोक क्यों लगाई थी? आपको पता है भारत कब आज़ाद हुआ था? भारत आज़ाद हुआ था 19 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो 1950 के दशक में भारत की हालत कैसी थी? बहुत ज़्यादा ख़राब थी। आपको पता है जब अंग्रेज गए थे तो भारत बिल्कुल गरीब राष्ट्र था। यहाँ पर ना तो कोई उद्योग धंधे थे, लोग एकदम गरीबी में थे, ना हमारी फसलें अच्छी होती थी। तो सरकार ने कोशिश करी, भारत की सरकार ने, कि अगर इस गरीब देश में, भारत जैसे गरीब देश में जिसको भी विकास करना बहुत ज़रूरी है, अगर वहाँ पर बाहर के देशों की कंपनियाँ आकर, यानी कि इंडिया में आकर अमेरिका की, ब्रिटेन की, रशिया की, बाहर के देशों की कंपनियाँ आएंगी तो फिर भारत की खुद की जो कंपनियां हैं वो विकसित नहीं हो पाएंगी। इसलिए भारत की सरकार ने क्या करा? बाहर के देशों को हमारे देश में आने से रोकने के लिए एक व्यापार अवरोधक की नीति अपनाई थी। क्यों सरकार ने वो व्यापार अवरोधक की नीति अपनाई और क्यों विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर रोक लगा रखी थी? क्यों लोग रोक लगा रखी? तो देखो, देश के भीतर उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से, यानी कि कंपटीशन से बचाने के लिए इसे आवश्यक माना गया था। क्योंकि अगर ये नहीं होते तो सारे अमेरिका वगैरह के देश के उद्योग इंडिया में आ जाते और इंडिया के उद्योग तो विकसित ही नहीं हो पाते, क्योंकि हम लोग कभी भी उनको कंपटीशन नहीं कर पाते। वो लोग काफ़ी अच्छे उद्योग थे हमसे। ठीक है, उद्योग लग ही रहे थे और उस समय आयात से प्रतिस्पर्धा ने उन उद्योगों को उभरने नहीं दिया होता। इसलिए आज़ादी के बाद भारत सरकार ने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर रोक लगाई। क्योंकि आपको पता है आज़ादी के बाद धीरे धीरे भारत में नई नई कंपनियां, नए नए उद्योग लग रहे थे। ठीक है, और अगर हम ऐसे में अपने देश का ही सामान ना खरीद के बाहर के देशों का सामान खरीदते तो हमारे देश के उद्योग तो शुरू होने से पहले ही ठप हो जाते, वो विकसित ही नहीं हो पाते। इसलिए सरकार ने भी कुछ सोच समझ के बाहर के देशों को, बाहर की देश की कंपनियों को भारत में नहीं आने दिया, ताकि कंपटीशन ना हो और हमारे देश के उद्योग विकसित हो पाएं। ठीक है, लेकिन फिर बाद में क्या होता है, 1990 में आके गवर्नमेंट को लगता है कि भैया अब इस दशक में, यानी कि 1990 के दशक तक आते आते सरकार को लगता है कि भैया अब हमारे देश के जो कंपनियां हैं, जो उद्योग धंधे हैं, वो काफ़ी अच्छे हो गए हैं। अब वो कंपटीशन दे सकते हैं, अब वो विदेशी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें वैश्वीकरण को अपनाना है, उदारीकरण को अपनाना है। तो उदारीकरण का मतलब क्या होता है? व्यापार अवरोधक मैंने पढ़ाया, जस्ट उसका बिल्कुल अपोजिट आपका उदारीकरण होता है। उदारीकरण शब्द का अर्थ है सरकार द्वारा निर्धारित बाधाओं व प्रतिबंधों को हटाना। ठीक है, अब सरकार कोई टैक्स नहीं लेगी एक्स्ट्रा आपसे, इसको ही बोला गया था उदारीकरण। अभी उदारीकरण की नीति ने हमारे व्यापार को किस तरीके से सहायता प्रदान करी? सही बात है, अब आप पहले के समय में जब आज़ादी के बाद जब विदेशी व्यापार पर और निवेश पर रोक लगी हुई थी, अगर आप कोई भी बाहर के देश का सामान खरीदते तो वो आपको बहुत महंगा पड़ता, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कर लगा रखे थे। लेकिन जब सरकार ने उदारीकरण की नीति अपनाई और कर जो लगा रखे थे, हैवी टैक्स, उनको बहुत कम कर दिया, उनको काफ़ी हद तक रिड्यूस कर दिया, तो उसकी वजह से अब हम बाहर के देशों का सामान खरीद पा रहे थे, बाहर के देशों में जाके अपने उद्योग धंधे स्थापित कर पा रहे थे, जिससे कॉम्पिटिशन बढ़ रहा था। हमारे देश को तो विकास हो ही रहा था, साथ ही साथ हमारा वैश्वीकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा था। व्यापार के उदारीकरण के साथ साथ व्यवसायों को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की अनुमति दे दी जाती है कि वे क्या आयात करेंगे, क्या निर्यात करेंगे। वरना उससे पहले तो सरकार नज़र रखती थी कि आप कितना आयात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो, अगर फालतू का कर रहे हो तो वह रोक देगी सरकार, ऐसा होता था। सरकार पहले की तुलना में बहुत ही कम प्रतिबंध लगाती है और इसलिए इसे अधिक उदार कहा जाता है, और ये हमारे व्यापार को बढ़ावा देता है। व्यापार क्या होता है? इससे व्यापार लगातार बढ़ता चला जाता है, इससे हमारे देश का ही विकास होता है। अगला आपका प्रश्न है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने कार्यालय और कारखाने उन क्षेत्रों में क्यों स्थापित करती हैं जहां उन्हें सस्ता श्रम और अन्य संसाधन मिलते हैं? सही बात है, अगर मेरे को अपनी खुद की ही कंपनी लगानी है तो मैं कहाँ लगाऊंगी? जहाँ पे मुझे सस्ता श्रम मिल जाएगा। क्यों लगाऊंगी वहाँ पे? ताकि मेरी उत्पादन लागत ज़्यादा ना हो। अगर मेरे को कोई चीज़ मैं अगर 2 रुपये में बना के 10 रुपये में बेच रही हूँ तो मेरा 8 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर मैं कोई चीज़ 5 रुपये की बना के 10 रुपये में बेच रही हूँ तो मेरे को तो सिर्फ 5 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। तो मैं कहाँ पे लगाऊंगी अपनी कंपनी? वहाँ पे ना, जहाँ पे मुझे 8 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। यही कारण होता है कि हम
बहुराष्ट्रीय कंपनी के तौर पे ऐसी जगह अपने कारखाने लगाते हैं जहाँ पे सस्ता श्रम मिल जाए ताकि उत्पादन लागत कम आए और मैं अधिक से अधिक लाभ अर्जित कर सकूँ। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अपने कार्यालय उन क्षेत्रों में स्थापित करती है जहाँ पे सस्ता श्रम मिल जाए, वे अन्य संसाधन मिलें, उत्पादन की लागत कम हो और इससे उनको लाभ अधिक मिले। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिका है? तो विश्व व्यापार संगठन ना होता तो व्यापार से संबंधित नियम कानून नहीं बन पाते और आपस में फिर व्यापार के दौरान अलग अलग देश लड़ते रहते। ठीक है, और फिर दूसरी बात ये भी है कि अगर विश्व व्यापार संगठन नहीं होता तो उदारीकरण ही नहीं आता, सारे के सारे देश अपने अपने में बिजी रहते, अपना सामान बनाते, अपना सामान अपने अपने ही अपने देश में खा जाते हैं या उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, बाहर के देशों से कोई मतलब नहीं होता। तो विश्व व्यापार संगठन ने आपस में एक देश को दूसरे देश से जोड़ा है, वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को और अधिक उदार बनाना है। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में नियम बनाता है और उन्हें देखता है कि इन नियमों का पालन किया जा रहा है या नहीं। अगर कोई एक देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों को पालन नहीं करती है, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा बनाए हुए नियम का पालन नहीं करती, तो विश्व व्यापार संगठन उसके ऊपर टफ एक्शन लेता है, उसको सजा देता है। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में 164 सदस्य हैं। अभी हमने ये बात ऑलरेडी पहले पढ़ी थी। यह देखा गया है कि विकसित देशों ने व्यापार बाधाओं को गलत तरीके से बनाए रखा है। अच्छा, आपसे ना पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि विश्व व्यापार संगठन की क्या क्या कमियां हैं, तो जो आप ये लास्ट वाला पॉइंट देख रहे हो ना बच्चे, ये विश्व व्यापार संगठन की कमी को ही दर्शा रहा है। असल में विश्व व्यापार संगठन ना बहुत चालू है। ये संगठन अमीर देशों के द्वारा बनाया हुआ है, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया अमीर देश हैं, इनके द्वारा बनाया हुआ कुछ संगठन है। तो ऐसे में ना ये संगठन गरीब देशों का बड़ा नुकसान करते हैं। क्या करते हैं ये अमीर देश? ये अमीर देश बोलते हैं कि सभी गरीब देशों, तुम लोग अपना व्यापार उदार बनाओ ताकि हम लोग तुम्हारे देश में आके अपना निवेश करें, तुम्हारे देश में आके हम अपनी कंपनी लगाएंगे, तुम्हारे लोगों को नौकरियां देंगे। ऐसे तो पहले पहले लालच देते हैं, लेकिन आपको पता है कहीं ना कहीं उनका छुपा हुआ एक उद्देश्य होता है, और उद्देश्य यह होता है कि ये बड़े बड़े अमीर देश गरीब देशों में आके अपनी कंपनी लगाते हैं, अपना तैयार माल उन गरीब देशों में बेचते हैं। ठीक है, और पूरे विश्व में भी बेचते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ही कम लागत पे बन जाता है गरीब देशों में वो सामान। ठीक है, विकासशील और अल्प विकसित देशों में वो कम लागत पर सामान बनाकर उसको पूरे विश्व में बेचते हैं, तो इससे उनको लाभ अधिक मिलता है। और दूसरी बात, इसका एक नुकसान ये भी है कि जो गरीब देश हैं उनके उद्योग धंधे विकसित नहीं हो पाते हैं। और तीसरी बात यह है कि विश्व व्यापार संगठन ने लगातार जो अल्प विकसित और विकासशील देश हैं उनको तो मजबूर किया है कि व्यापार बाधाओं को हटाएं, लेकिन वहीं अमीर देशों ने अपने देश में अपने देश के आयात निर्यात पर व्यापार बाधाएं बनाई हुई हैं। तो यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का एक दोगला रूप है, वो डबल फेस है। बहुत अमीर देशों को सपोर्ट करता है और अल्प विकसित व विकासशील देशों को उतना ज़्यादा समर्थन नहीं देता है। तो ये जो एक रवैया है ना WTO का, विश्व व्यापार संगठन का डबल फेस वाला, इसको रोकने की आवश्यकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बाजार में आने से आप क्या बदलाव देखते हैं? कैसे भारत बहुत ज़्यादा बदल गया है नई नई बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से। अब आप देख सकते हो कि आपको बहुत ही कम बहुत ही कम दामों पे बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का सामान मिल जाता है। कैसे? आज की दुनिया में उपभोक्ताओं के रूप में हम में से कुछ के पास वस्तुओं और सेवाओं के व्यापक विकल्प हैं। आपको पता है, आपके पेरेंट्स से आप पूछिएगा, जब वो लोग आपकी उम्र में थे, जब वो लोग रोड पे गाड़ियाँ देखते थे तो कौन सा मॉडल देखते थे, तो वो आपको यही बताएंगे कि उस दौरान सिर्फ 2 से 3 ही मॉडल होते थे। लेकिन अब तुम निकल जाओ रोड पे, तुम्हें ना 75 मॉडल दिख जाए। तो ये देखते हो तुम, हर हफ्ते हर 10-15 दिन में एक नया मोबाइल आ रहा होता है, और आपको बहुत कम कीमतों पे बहुत ज़्यादा फीचर प्रोवाइड करती हैं मोबाइल की कंपनियाँ। तो ये सब क्या है? ये MNC का ही एक योगदान है। क्यों? क्योंकि बाहर के देशों की कंपनियां आती हैं और फिर बहुत ही कम कीमतों पे सामान बना के बेचती हैं, तो हम लोग तो बाहर के देशों का सामान खरीदेंगे। तो ऐसे करते करते फिर जो हमारे खुद के उद्योग हैं हमारे देश के, वो भी विकसित होते हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड बदल रहा है। अब हमें बहुत ही कम दामों पे बहुत सारे विकल्प मिल रहे हैं। दुनिया के अग्रणी निर्माताओं के द्वारा बनाए गए डिजिटल कैमरा, मोबाइल फ़ोन और टीवी के नवीनतम मॉडल हमारी पहुंच में हैं। अब आप एप्पल का फ़ोन खरीदते हो, अब एप्पल का फ़ोन कोई इंडिया का थोड़ी है, वो तो अमेरिका की कंपनी है, USA की कंपनी है। ठीक है, हम लोग आज शाओमी का, ओप्पो का, वीवो का फ़ोन खरीदते हैं, चाइनीज़ कंपनी है। सैमसंग का फ़ोन खरीदते हैं, वो भी इंडियन कंपनी नहीं है। ठीक है, शायद आई थिंक सैमसंग फिनलैंड की है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग।
आगे है, हर मौसम में भारतीय सड़कों पर आपको ऑटोमोबाइल के नए मॉडल देखने को मिल जाएंगे। जो बात मैंने आपको बोली कि रोड पे निकलो 75 मॉडल तुम्हें गाड़ी के देखने को मिल जाएंगे। विदेशी व्यापार के क्या प्रभाव पड़ते हैं? अब आप जो विदेशी व्यापार इतनी देर से पढ़ रहे हो, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके तो पॉइंट्स आप इसको बिल्कुल ऐसे ही लिख लीजिएगा। अच्छा, मैं आपको जिस स्लाइड से पढ़ा रही हूँ ना बेटा, मैं आपको इसका PDF भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप इसको देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। एग्जाम टाइम में आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इनसे, इन क्वेश्चन आंसर से। देखते हैं, आपको कोई भी हेल्प बुक या गाइड वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या प्रभाव पड़ा है विदेशी व्यापार का। चीनियों ने भारत के चीनी प्लास्टिक खिलौना निर्यात करना शुरू कर चीनियों ने भारत में या भारत को चीनी प्लास्टिक के खिलौने निर्यात करना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये है कि चीन के लोग बहुत चालाक हो गए हैं। आप देखते हो, आप जब खिलौने की दुकान में जाते हो तो आपको कुछ भी देखोगे तो पलट के देखना, उसमें लिखा होगा मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। इतना मेड इन चाइना देखने को मिलता है, क्यों? क्योंकि भारत के खुद के जो टॉयज़ होते हैं वो महंगे होते हैं, और हमें तो सस्ते टॉयज़ चाहिए होते हैं। आपको पता है बच्चे बहुत शैतान होते हैं, फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं, तो आप सस्ती चीज़ लेना चाहते हो। और चाइना वालों ने सस्ते टॉयज़ बना बना के पूरे भारत के टॉयज़ मार्केट में अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। आज आप जाएँ किसी भी खिलौने की दुकान में, कोई ऐसी दुकान नहीं होगी जिसके पास चाइना का टॉय ना हो, ठीक है। तो हमें अब बाहर के देशों के सामान देखने को मिल रहे हैं अपने देश में। भारत में खरीदारों के पास अब भारतीय और चीनी खिलौने के बीच चयन करने के विकल्प मिल जाते हैं। सस्ती कीमतों और नए डिज़ाइनों के कारण चीनी खिलौने भारतीय बाज़ारों में अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं। भारतीय और चीनी खिलौनों की प्रतियोगिता में चीनी खिलौने बेहतर साबित होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय खिलौना निर्माताओं को घाटे का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके खिलौने कम बिक रहे हैं, ठीक है। तो ये विदेशी व्यापार के प्रभाव हैं। अगर हम बात करें खिलौना उद्योग की, ये आपका जो प्रश्न है ना, ये मुख्यतः खिलौना उद्योग से संबंधित है, और आपको अपना आंसर फिर चाइना और इंडिया के टॉयज़ को कंपेयर करके ही देना है। अगला ये प्रश्न तो बहुत बार रिपीटेड है, ये बहुत बार ही रिपीटेड है, इसको बहुत तरीके से पूछा जाता है, तो इसको तो बिल्कुल मत स्किप करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादन से स्थानीय कंपनियों को क्या लाभ हो रहे हैं। कई बार क्या होता है ना, वो ये भी पूछता है क्वेश्चन में कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादन से स्थानीय कंपनियों को क्या नुकसान हो रहे हैं। तो मैं भी आपको लाभ बता रही हूँ, मैं नुकसान भी बताऊंगी आपको। इस क्वेश्चन को देखो ऐसे भी पूछा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलकर उत्पादन स्थापित करने पर स्थानीय कंपनियों को कौन कौन से लाभ मिलते हैं। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ संयोग करने से स्थानीय कंपनियों को कैसे लाभ होता है, कि 3 लाभों का मूल्यांकन करिए। तो देखेंगे कौन कौन से लाभ होते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अतिरिक्त निवेश के लिए धन प्रदान कर सकती हैं, जैसे तेल उत्पादन के लिए नई मशीनें खरीदना। आपको पता है कि जो भी हमारी गल्फ़ कंट्री हैं, गल्फ़ मतलब आपकी ये संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश हैं, ईरान, इराक, यहाँ पे तेल बहुत पाया जाता है, ठीक है। लेकिन ये देशों के पास खुद की तकनीक नहीं है कि वो तेल निकाल पाएँ, इसलिए बाहर के कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां आईं और इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी नई नई मशीनें इनको प्रदान करी, और इससे उनको भी लाभ हो रहा है, और जिस देश की वो स्थानीय कंपनी थी उनको भी लाभ हो रहा है। तो स्थानीय कंपनियों को क्या हो रहा है कि स्थानीय कंपनियों को अतिरिक्त पैसा मिल रहा है नया नया निवेश करने के लिए। अब वो नई नई मशीनें खरीद रहे हैं, कौन? स्थानीय कंपनियां। और किसकी सहायता से? MNC, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सहायता से। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने साथ उत्पादन के नवीनतम तकनीकें ला रही हैं, सही बातें हैं, ये भी सही बात है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन बढ़ाने के लिए कुछ स्थानीय कंपनियों को भी खरीदती हैं, क्योंकि उनके पास विकासशील देशों के पूरे बजट से अधिक धन है। ये भी बहुत बार होता है। पता है क्या करती हैं MNC? बहुत चालू होती हैं। कुछ कुछ MNC तो इतनी बड़ी होती हैं, इतना ज़्यादा पैसा होता है कुछ कुछ MNC के पास में, जितना एक देश की पूरी इकोनॉमी के पास में नहीं होता है ना, उससे ज़्यादा पैसा तो इस MNC के पास में होता है। तो इसलिए ये MNC क्या करती है, उस देश में आती है, मान लो कि ये MNC थी और ये इस देश A में, कंट्री A में आई, और यहाँ पर आकर इसने यहाँ की बहुत सारी कुछ जो स्थानीय कंपनियाँ थी इस देश की कंपनियों को खरीद लिया और अपना उत्पादन करना शुरू कर दिया। लेकिन कई बार ये देश A के लिए हानि का सौदा हो जाता है, क्योंकि MNC फिर सरकार की बात नहीं सुनती है, बोलती है बस मेरी सुनो, क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार किस प्रकार विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपने देखा था ना, मैंने आपको बताया कि चाइना और इंडिया के टॉयज़ मार्केट में आप देखेंगे तो किस तरीके से चाइना का पूरा टॉय इंडिया में मिलता है, तो आपस में 2 देश जुड़ गए, ठीक है। विदेशी व्यापार देशों को जोड़ने का मुख्य माध्यम रहा है। विदेशी व्यापार उत्पादकों के लिए घरेलू बाजारों से परे पहुंचने का अवसर प्रदान करता है, यानी कि अब आपको सिर्फ घरेलू बाजार की चीज़ें नहीं खरीदनी है,
और या फिर आपको सिर्फ अपने घरेलू मार्केट में ही अपना सामान नहीं बेचना है, आप विश्व के किसी भी देश में जाके अपना सामान बेच सकते हो। उत्पादक अपनी उपज को स्थानीय विदेशी बाजारों में बेच सकते हैं। वह वस्तुओं को पसंद का विस्तार करने का एक तरीका है, यानी कि कैसे, अब आपको अगर आपका 1000 रुपीज़ का बजट है, ठीक है, और आपको मोबाइल लेना है, यार 1000 के भी मोबाइल आ जाते होंगे ना, कुछ सस्ते सस्ते वो जो कीपैड डब्बे वाले फ़ोन होते हैं, तो आप 1000 रुपये के में भी फ़ोन में आपको 1000 रुपये में भी आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाएगी, ठीक है। बाज़ारों में वस्तुओं की पसंद बढ़ गई है, पसंद बढ़ गई है मतलब आपको वैरायटी मिल गई, तो आप पसंद कर सकते हो, भाई नहीं ये वाला नहीं, ये वाला लूँगी मैं तो, या ये वाले कपड़े नहीं ये वाले लेंगे, ये वाले शूज़ नहीं वो वाले शूज़ लेंगे, तो आपके पास चॉइसेस बहुत सारी हैं। नेक्स्ट है, दो बाज़ारों में समान वस्तुओं की कीमतें समान हो जाती हैं। सही बात है कि दो देश आपस में जब कंपटीशन करते हैं तो कहीं ना दोनों का चीज़ें एक जैसी ही हो जाती हैं, एक दूसरे के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा भी होती है। सही बात है। अब आपके देश का सामान नहीं बिकेगा तो आप क्या करोगे, आप भी तो अपने देश का सामान अच्छा करोगे ना, अच्छी क्वालिटी का बनाओगे, ताकि आप बाहर के देशों के साथ कंपटीशन कर सको। तो इसका लाभ भी होता है और पूरा विश्व एकीकृत होता है। ये वाला क्वेश्चन तो समझ लो पेपर वालों का, सीबीएसई वालों का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ये इतना रिपीट होता है ना, बहुत ज़्यादा। कई बार तो इसको सिर्फ ऐसे पूछ लेता है कि वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव बताइए, कई बार पूछता है कि वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव बताइए, और कई बार पूछता है कि वैश्वीकरण के प्रभाव बताइए। तो वैसे में आपको सिर्फ सकारात्मक नहीं लिखने हैं, आपको सकारात्मक भी लिखने हैं, नकारात्मक भी लिखने हैं, दोनों लिखने हैं। इससे आपका आंसर और ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपने जो मैंने इस स्लाइड में क्वेश्चन दिया है और आपसे क्वेश्चन भी यही पूछ ले कि वैश्वीकरण के प्रभाव बताइए, और आप ये लिख के आते हैं ना, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, आप मेरा नाम लेके ना, मानसी का नाम लेके ये सारे क्वेश्चन, ये आंसर पूरा छाप देंगे ना, तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि बहुत बेस्ट है ये आंसर। सकारात्मक प्रभाव की अगर हम बात करें तो उपभोक्ताओं के लिए एक विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं, वैरायटी मिलती है। उद्योगों में नए नए रोजगार मिल रहे हैं। उद्योगों में कैसे नए नए रोजगार मिल रहे हैं, अब आपको पता है बाहर के देश की कंपनियां इंडिया में आकर अपनी फैक्ट्री लगाएंगी, तो ऐसा तो है नहीं कि वो रोबोट से काम करवाएंगी काम तो हमारे देश के लोगों से, तो हमारे देश के लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। अगला है, उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति के माध्यम से स्थानीय कंपनियां समृद्ध हो रही हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि कई बार एमएनसी आती है और हमारे देश की खुद की जो कंपनियां हैं, जिनको स्थानीय कंपनियां बोला जाता है, उनको नई नई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, उन्हें पैसा देती है, जिससे स्थानीय कंपनी को लाभ होता है, वो निवेश कर पाती हैं। देखिए, तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है। शीर्ष भारतीय कंपनियों को विदेशी कंपनियों के साथ सफल सहयोग से लाभ हुआ है। कई बार क्या होता है, जो भारत की कंपनियां हैं वो विदेशों के साथ एक कंपटीशन करती हैं, और कंपटीशन से उनको खुद को बेनिफिट हो जाता है, ठीक है। अब कुछ नेगेटिव की बात करें तो कई बार शीर्ष भारतीय कंपनियों को विदेशी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने से नुकसान होता है, क्योंकि आपको पता है एमएनसी के पास बहुत पैसा है, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी है, तो इस अच्छी सी कंपनी के आगे, जिसके पास बहुत पैसा है, नई टेक्नोलॉजी है, उसके आगे हमारे देश की छोटी छोटी जो कंपनियां हैं वो प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाती हैं और वो बंद हो जाती हैं। तो ये एक बहुत नेगेटिव रोल है वैश्वीकरण का। वैश्वीकरण ने छोटे उत्पादकों का तो विनाश ही कर दिया है। सस्ते आयात से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करने के कारण छोटे उद्योग बंद हो गए हैं। वो यही बात है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाई। श्रमिकों के पास अब नौकरी की सुरक्षा नहीं है, क्योंकि वे लचीले ढंग से कार्यरत हैं। यह उन्नत देशों पर अविकसित देशों की अधिक निर्भरता को कम कर सकता है। ये थर्ड पॉइंट है। देखो, एक नेगेटिव रोल ये है कि जब से वैश्वीकरण आया है ना, लोगों की जो जॉब है उसकी गारंटी नहीं है। आज से अगर आप 20-30 साल पहले अगर पूछें किसी से, तो वो आपको यही बताएंगे कि उस टाइम पे तो हमारी जॉब सिक्योर हुआ करती थी, लेकिन अब जॉब सिक्योर नहीं है। कभी भी आपको, अगर आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हो तो आपको कभी भी निकाला जा सकता है, राइट। और दूसरी बात, एक नेगेटिव रोल ये भी है कि आज भारत जैसे जो गरीब देश हैं वो काफ़ी हद तक बड़े बड़े देशों के आगे निर्भर हो गए हैं अपने सामान को खरीदने के लिए, क्योंकि हमारे पास उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, उतना अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं है, तो हम अपने देश में सामान ना बना के बाहर के देशों का सामान खरीद रहे हैं। तो इससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को नेगेटिव रोल मिल रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन है, 1991 के बाद भारत की सरकार में विदेशी व्यापार और निवेश पर लगी बाधाओं को काफ़ी हद तक हटा लिया गया है। हमने वैश्वीकरण की, उदारीकरण की नीति अपनाई है। तो इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो इतनी देर से मैं आपको यही तो पढ़ा रही हूँ, उदारीकरण आने के बाद से अब बाहर के देशों के साथ हम प्रतिस्पर्धा कर पा रहे हैं,
ठीक है। अब हम लोग बाहर के देशों का सामान भी खरीद पा रहे हैं। अब हम लोग सिर्फ अपने देशीय बाज़ारों में ही सामान नहीं बेच सकते हैं, बल्कि अब हम बाहर के देशों में भी जाके सामान बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हो रहा है इस व्यापार बाधा को हटाने के साथ। विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर बाधाओं को आंशिक रूप से हटा लिया गया है। माल का आसानी से आयात और निर्यात किया जा सकता है। अब विदेशी कंपनियां यहाँ कारखाने और कार्यालय स्थापित कर सकती हैं। भारतीय उत्पादकों के लिए दुनिया भर के उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा के अवसर मिल रहे हैं। अब हम कंपटीशन कर सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अब कोई बाधा तो है नहीं। अब मेरी खुद की कंपनी है तो मैं उसको बाहर के देशों में भी ले जाके लगा सकती हूँ। टाटा इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। टाटा की जितनी भी कंपनी है वो सारी भारत में थोड़ी है, अमेरिका में भी टाटा है, बहुत फेमस है टाटा अमेरिका में भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, वैश्वीकरण और उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद रही है। उदाहरण के साथ अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है, वैश्वीकरण और उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा के कारण उपभोक्ताओं को होने वाले लाभ। अब आप अपने देश के सामान के साथ भी और बाहर के देश के सामान के साथ में भी दोनों में चॉइस कर सकते हो। तो भारत की कंपनियां और विदेशी कंपनियों के बीच में कंपटीशन हो रहा है एक ज़बरदस्त वाला। उससे लाभ किसको मिल रहा है? हमें मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? क्योंकि अब हमारे पास बहुत अधिक विकल्प हैं। अगर आपको लगता है कि भाई इंडिया वाले सामान महंगा बेच रहे हैं तो आप चाइना का ले लो, आप अमेरिका का ले लो। कई उत्पादकों के लिए बेहतर गुणवत्ता और कम कीमतें का आनंद लेते हैं। अब हमें कम कीमतों पे बहुत अच्छी क्वालिटी का सामान मिल रहा है। नेक्स्ट है, जीवन के उच्च स्तर का आनंद लेने में हमारे को एक संभव, मतलब हम उच्च स्तर का आनंद लेने में संभव हो गए हैं, जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। पापा मम्मी से पूछना वो कार वाली बात, 2-3 मॉडल होते थे, लेकिन अब आपको अगर पैसा है तो आप कोई सा भी मॉडल चूज़ कर सकते हो। उपभोक्ता अधिकारों को मजबूत करना, वैश्वीकरण आने के बाद से जब उपभोक्ताओं का आपका तुम्हारा मेरा शोषण हो रहा था सामान लेने के दौरान, तो अब उससे संबंधित एक लोगों के अंदर जागरूकता आई है। तो उपभोक्ताओं को अधिकार मिलने लगे हैं, जैसे कि सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, शिकायत निवारण का अधिकार, ये सब अधिकार मिले हैं। तो हमारा तो फायदा हो रहा है। अगला है आपका, उपभोक्ताओं के कानूनी अधिकार अधिक प्रभावी हो गए हैं। अब तुम्हारे से अगर तुम अगर सामान लेने जाते हो और तुम्हारे को कोई बिल नहीं देता है, अगर तुम उसके ऊपर केस करोगे ना तो तुमको पैसा मिलता है, फिर कंपनी ज़बरदस्त पैसा देती है, ठीक है। अभी रिसेंट में मैंने सुना था एक केस में किसी बंदे ने ना, जो फेयर एंड लवली क्रीम आती है ना, उसके ऊपर केस कर दिया था। उसने बोला था कि ऐड में दिखाया गया था कि 1 हफ्ते लगा के देखो गोरे हो जाओगे। तो उस बंदे ने बोला कि मैंने 1 हफ्ते लगा के देखी, मैं तो गोरा नहीं हुआ। तो उसने केस कर दिया। फेयर एंड लवली वालों ने पैसा दिया था उस बंदे को। तो पता है आपको, ये फ़ायदे होते हैं, हमारे अधिकार मिल रहे हैं हमारे को। अगला आपका आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के किन्हीं 4 लाभों का वर्णन कीजिए। तो भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण से क्या फ़ायदा हुआ है? तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं आपके। जो पॉजिटिव मैंने आपको पहले बताए ना, वही पॉजिटिव यहाँ पे थोड़ा इन डिटेल है, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लो, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहला, उद्योगों को कच्चा माल आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियां समृद्ध हुई हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें एमएनसी पैसा देती है, उन्हें एमएनसी नई नई टेक्नोलॉजी देती है, जिससे ये स्थानीय कंपनियां अपना और अधिक विकास कर पाती हैं और अपने उत्पादन को और ज़्यादा बढ़ा पाती हैं, और फिर पूरे वर्ल्ड में बाहर के देशों के साथ कंपटीशन करने में सक्षम हो पाती हैं। अगला प्रश्न है, नई तकनीक और उत्पादन विधियों में निवेश ने उद्योगों के उत्पादक मानकों को बढ़ा दिया है। मैंने बताया ना कि नई नया पैसा है उनके पास, ज़्यादा नई नई टेक्नोलॉजी है, तो वो उत्पादन ज़्यादा कर पाती हैं। कुछ उद्योगों को विदेशी कंपनियों के साथ सफल सहयोग प्राप्त हुआ है। इससे कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में उभरने में सक्षम बनाया है। आज भारत की कुछ ऐसी कंपनी है जो बहुत छोटे लेवल से स्टार्ट हुई थी, लेकिन आज इतनी बड़ी हो गई हैं कि वो बाहर के देशों में जाकर अपने संयंत्र लगा रही हैं, अपनी फैक्ट्री, अपने कारखाने लगा रही हैं, और बाहर के देशों में कंपटीशन दे रही हैं उन कंपनियों को। तो टाटा इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, विप्रो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, रिलायंस जियो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। इसने सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों के लिए नए अवसर भी पैदा किए हैं। विशेष रूप से आईटी से जुड़ी कंपनियों के लिए और उद्योग में कई कई रोजगार सृजित हुए हैं। आप देख रहे हो आज के समय में आईटी सेक्टर, आज मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ इंटरनेट के माध्यम से, ये भी सब कुछ क्या है? आईटी ही तो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ही तो है। तो ये आईटी सेक्टर में नए नए रोजगार के साधन आए हैं और इससे हमारे देश में ही विकास हुआ है।
अगला है डाटा एंट्री, अकाउंटिंग, प्रशासनिक कार्य और इंजीनियरिंग जैसी सेवाओं की मेजबानी अब भारत जैसे देशों में सस्ते में की जा रही हैं और विकसित देशों को निर्यात की जाती हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे देश में अच्छे इंजीनियर जो भी बच्चे बनते हैं, अच्छा इंजीनियरिंग हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं हर साल, और फिर वो विश्व के अलग अलग देशों में जाके काम करते हैं। हमारे देश का भी नाम होता है, विकसित देश जो हैं उनका भी विकास होता है, और इस तरीके से क्या हो रहा है, एक देश का एकीकरण हो रहा है। डाटा एंट्री, प्रशासनिक कार्य, अकाउंटिंग सेक्टर में इतनी नई नई जॉब्स आ रही हैं, सब कुछ किसकी वजह से हो रहा है, वैश्वीकरण की वजह से हो रहा है। वरना अगर हम आज भी उस पुराने ढर्रे में चल रहे होते तो उतना विकास नहीं कर पाते जितना हमने वैश्वीकरण के कारण कर लिया है। तो ये कुछ सकारात्मक प्रभाव थे। लेकिन नकारात्मक की बात करें तो कई बार हमारे स्थानीय कंपनियां समृद्ध नहीं हुई हैं, वो बड़ी कंपनियों के आगे प्रतिस्पर्धा ना कर पाने के कारण उनका विनाश हो गया है। दूसरी बात ये है कि भारत का ही उद्योग जो है वो ख़त्म हो गया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत बेस्ट क्वालिटी के बाहर के सामान सस्ते दरों में मिल जाते हैं, राइट। तो इन सब चीज़ों की वजह से नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव रोल दोनों मिले हैं। नेगेटिव रोल में आप ये भी देख सकते हो कि लोगों की अब जो नौकरी हैं वो ज़्यादा सुरक्षित नहीं है, वो अब लचीली हो गई हैं। जब काम आता है तब नौकरी होती है, जब काम नहीं होता तो नौकरी नहीं होती है। तो ये कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव रोल थे, कुछ क्वेश्चन इम्पैक्ट थे, और जितने भी हमने क्वेश्चन पढ़े ये आपके वो क्वेश्चन थे जो बोर्ड में रिपीटेड थे। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे, और आंसर कैसे लिखना है आपको इसका एक आइडिया मिला होगा। तो इन क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए। अगर आप सिर्फ इन क्वेश्चन को ही पढ़ लोगे ना बेटा, आपको चैप्टर रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको यही कंटेंट जो भी मैंने दिया है ना, आपने आंसर में इनको ही घुमा फिरा के लिखना है। तो वो चीज़ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप कर पाओगे। आंसर कैसे लिखना है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। बोर्ड के टाइम पे मैं आपको एक तरीका बताऊंगी कि आंसर लिखना किस तरीके से, ताकि आपका आंसर और इफेक्टिव बने और आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाए। तो लगातार बस मुझे फॉलो करते रहिए। 90 प्लस का अगर आपका टारगेट है तो 90 प्लस आपके आएंगे, अगर मेरी बताई हुई इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आप काम करते हो तो। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, बिना बोले अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके साथ लगातार मैं ऐसे सेशन लेकर आती रहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।